स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा एसिड बेस सॉल्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि एसिड किसको बोला जाता है, अम्ल किसको बोला जाता है। अम्ल के बारे में बताया था, जो इजीली H प्लस देता है उसको क्या बोला जाता है, एसिड। और जो इजीली OH माइनस देता है, जो क्या देता है, OH माइनस आयन देता है, उसको क्या बोला जाता है, बेस। ये एसिड बेस की बात हुई थी। अब देखिए इसके अंदर एसिड, जो आज सिर्फ एसिड के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से एसिड है जो नेचुरली है, मतलब प्रकृति के अंदर जो अम्ल है जो पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल की बात करेंगे। प्राकृतिक सोर्स कौन कौन से हैं अम्ल के, प्राकृतिक स्रोत, या फिर इसको बोलेंगे नेचुरल सोर्स। देखिए फर्स्ट आपको याद रखना है सिरका, या फिर इसको बोल सकते हैं हम विनेगर, ठीक है। और विनेगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ये एसिटिक एसिड को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, एसिटिक एसिड बोले तो एसिटिक अम्ल को बोला जाता है सिरका या विनेगर। दूसरा, दूध के अंदर दूध में जो खट्टापन आता है, थोड़ी दूध जब काफी टाइम तक पड़ा रहता है और वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर खटाई आ जाती है, वो कौन से एसिड की वजह से, क्योंकि एसिड किसको बोलते हैं, जो टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो खटास दूध के अंदर, दूध काफी देर तक पड़ा रहता है, उसके बाद में दूध के अंदर जो खटास आती है वो आती है लैक्टिक एसिड की वजह से। कौन से एसिड से, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल के कारण दूध के अंदर आती है। तो देखिए खटास आती है, तो लैक्टिक से याद करना, देखो क्या लेके आए, दूध लेके आए, क्या लेके आए, दूध लेके आए। तो दूध का याद रखना, लेके क्या लेके आए, दूध, तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। तीसरा चीज है कि जो टमाटर है, टोमेटो है, उसके अंदर खटाई होती है, वो खटाई होती है ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। कौन से, ऑक्जेलिक एसिड, एसिड बोले तो अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड, क्लियर है। अब देखो टमाटर, दूध का तो कैसे याद रखोगे, क्या लेके आए हो, दूध लेके आए हो, तो ले से याद रखना लैक्टिक। और यदि ऐसे लैक्ट, ये लैक्ट वर्ड है ना, ये स्पेशल किसके लिए यूज होता है, ये मिल्क के लिए यूज होता है, दूध के लिए यूज होता है। यदि पूछे कि दूध के अंदर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बोल दोगे लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्ट वर्ड कहीं पे भी दिख जाए वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के लिए, ठीक है। टमाटर का कैसे याद रखते हो, एक टमाटर का एक एड आता है ना, ओ टमाटर बड़े मजेदार, कौन सा, ओ मतलब ऑक्जेलिक आता है ना, ये टोमेटो केचप का एड। तो टमाटर से याद रखना ऑक्जेलिक एसिड, ओ टमाटर बड़े मजेदार, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जो लाल चींटी होती है उसके अंदर जब वो काटती है तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, उसमें अपने जलन होती है। एक नॉर्मल चींटी और एक जो लाल कलर की होती है उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक। मिथेनोइक की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो जलन होती है, ठीक है, लाल चींटी के अंदर। फिर इसके अंदर देखिए दूध का हो गया, टमाटर का हो गया, लाल चींटी का हो गया, और इसके अलावा आपको याद रखना है किसका, लेमन का। किसका, लेमन बोले तो नींबू, या फिर उसको बोल सकते संतरा। संतरे में भी तो खटास होती है ना, संतरा। ये किसकी वजह से होती है, संतरा से याद रखना सिट्रिक, संतरा सिट्रिक। और जब संतरा याद आएगा तो नींबू भी याद आएगा, सिट्रिक अम्ल की वजह से। जो नींबू के अंदर खटास किसकी वजह से आती है, सिट्रिक अम्ल की वजह से। अब देखो इमली, इमली का बूंटा, तो इमली खट्टी, तो इमली के अंदर खटाई किसकी वजह से आती है, टार्ट्रिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, टार्ट्रिक अम्ल की वजह से इमली के अंदर खटास आती है। तो आपको ये कुछ नेचुरल सॉर्ट्स है जिनके अंदर आपको याद रखना है, कुछ नहीं आपको। सिरका तो पहले ही बताया था, सिरका बोलो चाहे विनेगर बोलो, उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, या फिर इसको कभी कभी एसिटिक अम्ल को इथेनोइक अम्ल भी बोल दिया जाता है, इथेनोइक अम्ल,
ठीक है। और ये जो मिथेनोइक अम्ल है ना, कई बार इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोल दिया जाता है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, फॉर्मिक अम्ल बोलो चाहे मिथेनोइक अम्ल बोलो एक ही बात है, एसिटिक अम्ल बोलो चाहे इथेनोइक अम्ल बोलो सेम है। तो देखो, सिरका या फिर विनेगर जो क्या होता है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। दूध क्या लेके आए, दूध लेके आए तो लैक्टिक एसिड। टमाटर और टमाटर बड़े मजेदार तो ऑक्जेलिक एसिड। और जो चींटी के अंदर होता है वो मिथेनोइक अम्ल होता है जिसको फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। नींबू या संतरा, संतरे में आपको याद रखना संतरा से सिट्रिक, संतरे से क्या याद रखना सिट्रिक। इमली, इमली से याद रखना टाट्रिक, इमली से क्या याद रखना टाट्रिक खट्टास। इमली का बूंटा ट है ना, वो गाना है ना, इमली का बूंटा ट से याद रखना इमली जो है वो टाट्रिक अम्ल की वजह से इमली के अंदर खटास होती है। तो ये आपका नेचुरल सोर्स है एसिड के। क्लियर है। देखिए अपना टॉप ये रहेगा सूचक, सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इंडिकेटर। अब देखिए इंडिकेटर क्या होता है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के अंदर यदि हम उसमें एसिड मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं या फिर क्षार मिलाते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर यदि एसिड मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं तो उसके कलर के अंदर जो चेंजेस आता है और कलर को जो बताता है वो क्या होता है इंडिकेटर। किसी मतलब किसी सब्सटेंस में या किसी पदार्थ में अम्ल व क्षार मिलाने पर जो उसके रंग में परिवर्तन आता है, मिलाने पर रंग में परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है सूचक या फिर उसको बोला जाता है इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के होता है। एक तो होता है नेचुरल प्राकृतिक सूचक, एक क्या होता है प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर। एक होता है संश्लेषित जिसको क्या बोलते हैं सिंथेटिक, संश्लेषित सूचक। ठीक है। एक ओलिफैक्टरी भी होता है तो वो भी देख लेते हैं साथ में। ओलिफैक्टरी ये सुगंध वाला होता है, सूंघ कर कोई चीज को हम बता सकते हैं, ये भी इंडिकेटर होता है सूचक, ओलिफैक्टरी सूचक इंडिकेटर। क्लियर है। अब देखिए प्राकृतिक, देखो सबसे पहला प्राकृतिक इंडिकेटर या सूचक है ना वो है लिटमस पेपर। कैसा है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, पेपर ये क्या करता है लिटमस पेपर, ये होता है पर्पल, पेल पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है पर्पल कलर का होता है। और इस पर्पल कलर को यदि किसके अंदर एसिड के अंदर अम्ल के अंदर यदि डुबा दिया जाता है तो ठीक है, तो ये क्या करता है जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर, ब्लू बोले तो नीला, और जैसे ही इसको किस में मिलाएंगे अपन, इसमें क्या मिलाएंगे एसिड। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा ब्लू से किस में चला जाएगा, ये रेड कलर में चला जाएगा। तो हम पता करेंगे ब्लू लिटमस पेपर है। कैसे पता करेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर है, और एक कोई बर्तन है जिसके अंदर हमने एसिड ले लिया, उस एसिड के अंदर उसको क्या थोड़ा सा डिप करेंगे पेपर को, जैसे पानी के अंदर किसी पेपर को भिगोता है ना वैसे भिगोएंगे। और यदि वो लिटमस ब्लू कलर का लिटमस को यदि पानी के अंदर डिप करते हैं या फिर इसके अंदर पानी बोले तो यहाँ पे एसिड में डिप करेंगे, और यदि वो ब्लू कलर से किस कलर में चेंज हो जाए रेड कलर में, है ना, मतलब नीले कलर से वो लाल कलर में परिवर्तित हो जाए तो उसको बोला जाएगा एसिड। कहने का मतलब है कि आप पर्टिकुलर जिस सब्सटेंस के अंदर आपने डुबाया है ना वो क्या है वो एसिडिक मीडियम है। क्लियर है। और यदि सेकंड है ये तो एसिड का पता करेंगे, और इसका जस्ट उल्टा, एसिड का उल्टा क्या होता है बेस। और यदि रेड कलर के लिटमस पेपर को यदि बेसिक मीडियम में डाल दिया जाता, कौन सा बेसिक बोले तो सारी माध्यम, एसिडिक बोले तो अम्लीय माध्यम, तो ये क्या कर देगा ये ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देगा। तो ये आपको याद रखना है, ए से याद रखना है, ए एसिड, एसिड कहां से शुरू होगा बी से, बोले तो ब्लू कलर को रेड में चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली बेसिक इसको चेंज करेगा रेड टू ब्लू। तो ये होता है प्राकृतिक सूचक। ये लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया हमने और उसको एसिड वाले मीडियम में डुबाया तो कलर कैसा आया रेड। और यदि हमने
रेड कलर के लिटमस को लिया, कौन से कलर को, रेड कलर के लिटमस को लिया और उसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाला, बेसिक मीडियम के अंदर डाला और आपको कैसा कलर मिला, ब्लू कलर। दैट मीन्स वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो मीडियम है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। एक दूसरा देखिए, हल्दी वाला देख लीजिए, सेकंड लिटमस पेपर हल्दी से पता कर सकते हैं। देखो हल्दी का कलर कैसा होता है बच्चों, येलो, पीला कलर होता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया और गलती से वो खाना आपके कपड़ों पे गिर गया, और ऐसा कपड़ा जो लाइट कलर का, मान लीजिए यदि आपने व्हाइट कलर कपड़े पहन रखा है या फिर पिंक कलर का पहन रखा है, जो भी मतलब लाइट कलर में आपको इजीली वो चीज दिख जाएगी। तो जैसे ही हल्दी लगी वो कैसा कलर दिखाएगा, येलो कलर। लेकिन जैसे ही आपने उसको धोया, उस पर साबुन लगाया, उस कपड़े पे क्या लगाया, साबुन या सर्फ लगाया, तो वो येलो कलर कैसा दिखेगा, अब रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कभी करके देखिएगा तो येलो से वो रेड, बोले तो लाल कलर के अंदर परिवर्तन होता है। तो वो कौन सा मीडियम बताता है, वो बताता है ये मीडियम कैसा है बच्चों, क्षारीय। क्यों, क्योंकि आप साबुन जो होता है वो कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। साबुन जो है वो कौन सी आइडेंटिटी रखता है कि वो क्षारीय है। तो साबुन क्या है, लाल कलर था, उस पर आपने साबुन रगड़ा, दैट मीन्स आपने कौन सा मीडियम प्रोवाइड किया उस कपड़े को, आपने बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, क्षारीय मीडियम प्रोवाइड किया, और वो कैसे कलर में चेंज हो गया, लाल कलर में। तो वो इंडिकेशन ये दे रहा है कि क्षारीय माध्यम में के अंदर ये पीले से लाल कलर में या फिर येलो से रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होता है, इसमें आप याद रखिएगा फिनोफ्थैलिन, क्या याद रखना है, फिनोफ्थैलिन, फिनोफ्थैलिन, ठीक है। अब ये फिनोफ्थैलिन क्या होता है बच्चों, ये होता है कलरलेस। फिनोफ्थैलिन क्या होता है, कलरलेस, और कलरलेस बोले तो रंगहीन, ठीक है। और यदि इसको कौन सा मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए, यदि ये देखो ये फिनोप्थेलिन है और इसको बोलते हैं कलरलेस, और यदि इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए, दो देखो दो में, ये फिनोप्थेलिन कैसा होता है, कलरलेस। एसिडिक में डाला तो वो कलरलेस ही रहेगा, रंगहीन ही रहेगा, ठीक है। और यदि आपने इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया, कैसा मीडियम, बेसिक मीडियम, तो ये रंगहीन से किस में चला जाएगा बच्चों, पिंक कलर के अंदर, बोले तो गुलाबी कलर। इसको आपको याद रखना है कि फिनोप्थेलिन कैसा है, सिंथेटिक या संश्लेषित सूचक है जिसको हमने बनाया है, ये नेचर के अंदर नहीं मिलता है, ये लैब के अंदर बनाया है। फिनोप्थेलिन ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। जैसे ही इसके अंदर एसिड में डिप किया तो ये बता रहा है कि कोई वैसा ही रंगहीन, कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन कलर, ठीक है, कलरलेस ही दिखाएगा या फिर नो कलर, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कलरलेस, रंगहीन, क्लियर है। और यदि बेसिक मीडियम के अंदर उस फिनोप्थेलिन को डाला और यदि कलर कैसा आ गया, पिंक, तो आप क्या बताओगे कि ये जो मीडियम है वो है बेसिक, ठीक है। पिंक कलर आ गया तो बेसिक, कोई चेंज नहीं हुआ तो एसिडिक, ये फिनोप्थेलिन। सेकंड है मिथाइल ऑरेंज, नाम ऑरेंज है लेकिन ऑरेंज कहीं नहीं आएगा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अब इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज के अंदर देखिए ये क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज ये रेड कलर को येलो कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये एसिड में, यदि एसिड और बेस का देखो, यदि आपने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया तो वो कैसा रेड कलर दिखेगा, कैसा कलर दिखेगा, रेड। और यदि आपने बेसिक मीडियम के अंदर इसको मिथाइल ऑरेंज को डाला तो ये कैसा दिखेगा, येलो कलर या पीला कलर, आपको ये याद रखना है। जैसे फिनोप्थेलिन था, उसको एसिडिक मीडियम में डाला तो ये कलरलेस दिखा, बेसिक मीडियम में डाला तो पिंक कलर दिखा। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज को यदि एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे तो वो रेड कलर का दिखेगा, और यदि बेसिक मीडियम के अंदर डाला तो वो येलो कलर का दिखेगा। ये आपको ये नेचुरल और आपको सिंथेटिक बोले संश्लेषित इंडिकेटर को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ऑलिफैक्टरी के अंदर तो कुछ नहीं, अपन सूंघ कर पता कर सकते हैं, जैसे प्याज है ना, जैसे वनीला है, ये सब कैसे होते हैं, ओलिफैक्टरी, जिसको सूंघ कर पता कर सकते हैं। जैसे प्याज कट रहा है
है ना, तो प्याज की सुगंध आ जाएगी आपको। वनीला आइसक्रीम जो वनीला फ्लेवर है वो भी क्या है, उसको भी हम सूंघ कर बता सकते हैं कि ये वनीला वाला फ्लेवर है। तो कहने का मतलब है आपको इंडिकेटर समझ में आना चाहिए कि किसी पदार्थ में अम्ल और क्षार मिलाने पर उसका कलर में क्या चेंज होता है, किसके अंदर, कलर के अंदर। और रंग के लिए तो होता है, देखिए जैसे अपन मान लीजिए कुछ भी अपन बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जो भी है, तो आपको यदि कहीं से टर्न करना है, चाहे लेफ्ट टर्न करना है, चाहे राइट टर्न करना है, तो आप क्या करते हो कि इंडिकेटर देते हो। जैसे ग्रीन कलर का इंडिकेटर देते हैं, तो ग्रीन कलर, तो कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब वो सीधा नहीं जाएगा, वो कहीं मुड़ेगा, लेफ्ट या राइट मुड़ेगा। दैट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि उसका रास्ता सीधा नहीं है। क्लियर है, मतलब जो भी है वो इंडिकेटर जिस भी डायरेक्शन में दे रहा है तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे कलर जो है वो कलर की वजह से हम अम्ल और क्षार का माध्यम पता कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक आपका कंप्लीट हो गया है। कि कुछ अभिक्रिया देखेंगे, क्या देखेंगे, अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल की भी देखेंगे और क्षार की भी देखेंगे। अब देखिए आप, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अम्ल की। तो देखो फर्स्ट क्या है, एसिड, अम्ल। अब ये एसिड है वो किस किस से रिएक्शन करेगा, देखो यदि वो धातु के साथ रिएक्शन करता है, क्लियर है। और यदि अम्ल जो है, अम्ल की अभिक्रिया देख रहे हैं, वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, या फिर अम्ल जो है वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, या फिर अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्लियर है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें देखनी है कि मेटल जो है वो मेटल जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे करती है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करती है। तो ये 4 तरह की हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए ये अम्ल है और ये धातु। ज्यादातर धातु जो मेटल्स जो होती है वो बेसिक मीडियम होती है। तो आपको इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो साल्ट बोले तो लवण, है ना, प्लस H2। कौन सी गैस प्रोवाइड होगी, हाइड्रोजन गैस, H2 ब्रैकेट में लिख दो जी। क्लियर है। और यहां पर यदि क्या लिया है, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, धातु कार्बोनेट के साथ करवाई, तो आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए अम्ल की रिएक्शन धातु कार्बोनेट के साथ की तो एक लवण बनेगा, एक CO2 गैस बनेगी और एक H2O गैस बनेगी। और इसी तरह से अम्ल की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट के साथ करें तो भी सेम ही रहेगा कि लवण बनेगा, CO2 बनेगी और H2O बनेगा। क्लियर है। अब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ। किसके साथ करेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ। ये भी सेम यही बोलता है कि लवण बनेगा और H2O बनेगा। अब इन रिएक्शंस को हम करके देखते हैं कि क्या जो लिखा हुआ है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, अब ये एसिड है और इसको क्या बोलेंगे, मेटल। क्लियर है, एक बार इसको आप उतार लीजिए कि ऐसे ऐसे रिएक्शंस होती है। देखो कार्बोनेट किसको बोलते हैं, CO3 को बोलते हैं, CO3-2 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3- को बाइकार्बोनेट बोला जाता है। और ये मेटल ऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। क्लियर है, तो ये अपन रिएक्शंस देखेंगे किसकी, एसिड की देखेंगे, किसकी, पहले अम्ल की अभिक्रिया देखेंगे, फिर किसकी देखेंगे, क्षार की। तो स्टार्ट करते हैं कि मेटल की रिएक्शन फर्स्ट वाला कि यहाँ पे लवण और H2O क्या बन रहा है या नहीं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ और उससे अपने को क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। देख लीजिए कि हम सबसे पहले लिख लेते हैं, कौन सा लिखते हैं यहाँ पे, मेटल। जैसे मैंने लिख लिया ये मैग्नीशियम, क्या लिखा, मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है, यहाँ पे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपको फिर ऐसा लगे कि ये मैग्नीशियम मेटल लिख दिया। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ। HCl क्या है, आपको बोला था कि HCl
HNO3 H2SO4 ये कभी, और एसिटिक एसिड ये कहीं पे भी आपको मिल जाए, ये हमेशा किस कौन होंगे, एसिड होंगे। ठीक है, एक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेटा, मांगे, कार, ये कोई भी मिल जाए और इनके साथ OH जुड़ जाए तो ये सारे क्या होंगे, बेसिक, ये आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, अब मैग्नीशियम है तो ये कैसा रखेगा, बेसिक मीडियम रखेगा। ये HCl कैसा है, ये तो अम्ल है। तो इनकी रिएक्शन करवाई, देखिए मैग्नीशियम इन पे कितना चार्ज होता है, +2, और इन पे कितना होता है, सब पे +1। अब देखो ये +2 चार्ज रखता है, और क्लोरीन कितना रखेगा, क्लोरीन तो इसको जैसे तोड़ोगे ना तो कैसे बनेगा, H+ और Cl-, जबकि ये तो Mg कितना चार्ज रखता है, +2, है ना। तो इसका मतलब प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, लेकिन यहाँ क्लोरीन पे कितना है, -1 चार्ज ही तो है। तो इस ऐसे तो सही नहीं बनेगा, ये ऐसे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 2 से इंटू कर दिया तो 2H+, अब ये यहाँ से इंटू हुआ तो कितना हो जाएगा, +2, और ये कितना हो जाएगा, +2Cl-, 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2Cl-। ठीक है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, तो ये कैसे चेंज होगा, देखो ये प्लस वाला है, मेटल हमेशा मेटल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा मेटल पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Mg, और क्लोरीन कितने हैं बच्चों, 2, MgCl2, पीछे क्या बचे हैं, 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब हमने सही लिखा कि सॉल्ट बन गया, किससे, MgCl2, ये क्या है, सॉल्ट है, लवण है, और हाइड्रोजन गैस। अब MgCl2 का पता कैसे करेंगे बच्चों की, MgCl2 कैसे, कौन कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें एसिड क्या है, क्लोरीन आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए HCl, Mg दिमाग में आता ही आपको क्या लगाना चाहिए, MgOH2, यही तो फॉर्मूला है, MgOH2। इसका मतलब इसको 2 से इंटू कर दो, और ये कैसे बनेगा, Mg को क्या चाहिए, 2 क्लोरीन, ये बन गया MgCl2, 2 हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा +2H2O। इसका मतलब आपको ये भी पूछ सकते हैं, ये सॉल्ट जो है कौन कौन से एसिड से मिलकर बना है, तो यहाँ पे ये Mg किसका काम करता है, ये Mg करता है बेस का काम, किसका काम करता है, ये जो मेटल है वो किसकी तरह काम करती है, क्षार की तरह या फिर बेस की तरह काम करती है, इसको ध्यान रखिएगा। मेटल हमेशा बेस की तरह काम करेगा, और एसिड आपको दे रखा, दैट मीन्स एसिड बेस टू गिव सॉल्ट प्लस H2। क्लियर है, यहाँ पे OH नहीं है इसलिए H2O नहीं लिखा। आपको रिएक्शंस के अंदर ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझो, आपके कोई भी रिएक्शंस गलत नहीं होगी। क्लियर है। सेकंड एक रिएक्शन और करके हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक ले लिया, और इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, मेटल के नीचे लिख देते हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्या है, जिंक क्या है, मेटल है, ओके। ठीक है, H2SO4 क्या है, ये देखो H2SO4, ये सारे क्या है, एसिड है। हमने बोला एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई, करवा दी भैया। ठीक है, जिंक कितना चार्ज रखता है, +2 चार्ज रखता है। सल्फेट कितना रखता है, SO4-2, और हाइड्रोजन कितना, +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया। क्लियर है। तो अब जिंक प्लस वाले को क्या चाहिए, माइनस, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। हमेशा कोई भी कंपाउंड है, एक पॉजिटिव एंटाइटी होगी, एक नेगेटिव होगी, तभी तो अपोजिट चार्ज के अंदर अट्रैक्शन होगा। तो इस जिंक आप ऐसे हाइड्रोजन के साथ मत जोड़ देना, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो ये क्या बन गया बच्चों, ZnSO4। क्लियर है। और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, H2 गैस। क्लियर है, कोई दिक्कत। और आपको ये पूछ ले ये जिंक सल्फेट क्या है, ये भी क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये भी क्या है, सॉल्ट है। और ये पूछे ये सॉल्ट किससे मिलकर बना, जिंक देखते ही क्या लगाना, हाइड्रोक्साइड, ZnOH2। सल्फेट देखते ही H2SO4, कि इन दो कॉम्बिनेशन से ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, जिंक के साथ OH लगा देना, इसके साथ H2 लगा देना, वही है। जो OH देता है वो बेस होता है, जो H+ देता है वो एसिड होता है। आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको उसको टुकड़े कर आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जो सॉल्ट है वो पर्टिकुलर इस एसिड से और इस बेस से मिलकर बना है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आएगी, आपको कुछ चीजें हैं, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। तो आप देखिए
कि ये हाइड्रोजन है, और जो H प्लस देता है वो कौन होता है, एसिड। तो इस हाइड्रोजन से ऊपर जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और जिंक है। ये आप पर्टिकुलर कुछ मेटल्स को ध्यान रखो जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन सी है, कॉपर है, Ag है और Au है। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा कि ये सारी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है ना, ये देखो, ये हाइड्रोजन का मान लीजिए 0 है और ये इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। और ये सारी क्या है, पॉजिटिव इनका वैल्यू है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है इनका, इनका पॉजिटिव। देखिए ये सारी रिएक्टिव मेटल्स होती है। कौन सी मेटल होती है, रिएक्टिव मेटल्स होती है। जबकि पॉजिटिव वाली कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब देखिए, अब हाइड्रोजन है, इनसे ऊपर वाले सारे गुस्सेल वाले हैं और इसके नीचे वाले बिल्कुल शांत मेटल्स है, ठीक है। तो ये ज्यादा झगड़े वगड़े नहीं करती है, अपने आराम से रहती है। और ये हाइड्रोजन का 0 होता है, ऊपर वाले का नेगेटिव, नीचे वाले का पॉजिटिव। ये इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब यहाँ से आपको क्या समझना है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है इनका। आपके इतना चीजें ध्यान नहीं रखनी है, आपको इतना सा याद रखना है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी ये मेटल्स दिखिए ना, ये मेटल्स जितनी भी देखिए आपको यहाँ, वो सारी रिएक्टिव मेटल्स है। कॉपर है, सोना है, चांदी है, ये आपको याद रखना है, ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स है। कहने का मतलब है ये हाइड्रोजन है ना, यदि ये हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम, यहाँ पे सोड मैग्नीशियम भी आएगी, Mn भी आएगी, है ना। अब देखिए ये मैग्नीशियम है, ये कैसा है, रिएक्टिव मेटल्स है। और ये हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में क्या है, इन मेटल्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो कहने का मतलब ये मेटल क्या बोलेगी, इस किसको, एसिड को बोलेगी, चल हट यहाँ से, ये क्लोरीन मुझे चाहिए क्योंकि मैं कैसा चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव। क्लियर है। तो मेटल कैसा रखती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखती है, मेटल कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं रखेगी। तो ये बोली चल हट यहाँ से, क्लोरीन मुझे चाहिए, बोला ले ले। जिंक, ये भी क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, कैसी है, रिएक्टिव मेटल है। ये क्या बोलेगी, इसको क्या चाहिए, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज रखेगी। ये तो इसमें सल्फेट कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये कहेगी हाइड्रोजन को, चल हट हाइड्रोजन यहाँ से, मुझे सल्फेट चाहिए, ठीक है। अब कहानी कहाँ आ जाएगी कि यदि एसिड की रिएक्शन इन मेटल्स के साथ कर दी जाए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया H2SO4, ये क्या है, एसिड है, और यहाँ पे रिएक्शन मैंने कर दी कॉपर के साथ, Cu, कॉपर, कॉपर मेटल के साथ कर दी। अब देखिए, अब कॉपर तो बेचारी, हमने पहले भी बोला, इतनी झगड़ालू नहीं है, ये नहीं कहेगी कि तुम मुझे सल्फेट दे दो, हाइड्रोजन बाहर निकल जाओ। अब इनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या है, खतरनाक है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। दैट मीन्स आपको क्या याद रखना है कि एक एसिड होता है डाइल्यूट, जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है, डाइल्यूट, DIL लिखा है, डाइल्यूशन, डाइल्यूट एसिड होता है। तो डाइल्यूट एच जो एसिड होता है उसके साथ कॉपर भाई साहब रिएक्शन नहीं करेगी, डाइल्यूट एसिड के साथ कॉपर रिएक्शन नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसकी हिम्मत इतनी नहीं है कि सल्फेट को लेके चली जाए, नहीं है ना। तो डाइल्यूट के साथ नहीं करेगी, तो कॉपर किसके साथ रिएक्शन करेगी, आपको हमेशा याद रखना, यदि डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड दे दिया, ठीक है, तनु अम्ल दे दिया आपको, कौन सा, डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं तनु, अम्ल बोले तो एसिड। यदि आपको तनु अम्ल या डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है, या कोई सा भी अम्ल है, HCl लिखो चाहे HNO3 कुछ भी लिखो, क्योंकि इनके पास H है और ये वाला H, एसिड H ही देगा। तो इसका मतलब ये कॉपर है, Ag है, Au के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन यदि यहाँ पे H2SO4 बच्चों कैसा दे दे, कॉन्सेंट्रेट बोले तो सांद्र। अब तनु किसको कहते हैं, जिसमें पानी ज्यादा मिला हुआ होता है ना, एसिड कम पानी ज्यादा, अम्ल कम, उसको बोला जाता है तनु। और कॉन्सेंट्रेट किसको बोला जाता है, जिसमें पानी कम, अम्ल ज्यादा, सोडा ज्यादा, पानी कम और अम्ल ज्यादा होता है, उसको कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। और तब ही सांद्र H2SO4 के साथ ही कॉपर रिएक्शन करेगी, अदरवाइज तनु के साथ कभी भी ये रिएक्शन नहीं करेगी, इसको हमेशा ध्यान रखना। और ये क्या बनाएगी, यहाँ पर ये बनाएगी, ये कॉपर इसमें कितने लेंगे अपने, सल्फेट H2, जो एसिडिक एसिड है H2SO4, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने ले जाएंगे, 2 लिए जाएंगे। और यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, SO2 गैस, ठीक है। इसके बाद में कॉपर होगा ना, ये कॉपर जो होगा वो H2SO4 में घुल जाएगा और कॉपर +2 की फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब ये कॉपर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के अंदर मतलब पूरा उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा, और इसके साथ में पानी भी देगा और 2H2O भी देगा और सल्फेट भी देगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि तनु के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन यदि कॉपर ने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन की तो SO2 और कॉपर +2 और वाटर और सल्फेट, ये मेन याद रखना है कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। इसका स्पेशल ध्यान रखना है बच्चों कॉपर वाले का। नॉर्मल के साथ तो क्या है, कोई भी एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉपर +2 की फॉर्म में है और ये H2O है और सल्फेट है। तो ये पहली अपनी रिएक्शन हो गई कि अम्ल जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। मतलब अम्ल जो रिएक्शन करेगा, ये सेकंड वाली है आपको बताया था, और ये मेटल कार्बोनेट बोले तो धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, बताया था सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अब रिएक्शंस करते हैं हम मेटल की, मेटल कार्बोनेट की, कार्बोनेट बोले तो CO3 कार्बोनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसिड की रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ में। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे HCl, कौन सा एसिड लिया, HCl, और उसकी रिएक्शन मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दी सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम क्या है, मेटल, धातु है, और कार्बोनेट CO3 को कार्बोनेट बोला जाता है। अब देखिए जब कभी भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है साल्ट। अब देखो इसके टुकड़े करो, इसको टुकड़े करना आने चाहिए। एक सोडियम कितना देता है, सोडियम देता है +1, दो सोडियम कितने देंगे, 2। एक कार्बोनेट कितना देता है, -2, ठीक है। एक हाइड्रोजन कितना देता है, H प्लस Cl माइनस। क्लियर है। अब आपको बताया था पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। अब इसका मतलब दो, ये यहां से इंटू होगा बच्चों, तो ये कितने चार्ज हो गए, +2, लेकिन फ्लोरीन के पास तो -1 है। इसका मतलब इसको किससे, 2 से इंटू कर दो, 2H+ मिल जाएगा और 2 Cl माइनस मिल जाएगा। तो ये यहाँ से इंटू होगा तो क्या होगा, -2, ये +2, तो क्या बनेगा इसका, ये बनेगा 2NaCl। ये क्या बनेगा, 2NaCl, और 2NaCl, ये NaCl क्या है बच्चों, सॉल्ट बोले तो लवण। क्लियर है। अब कौन बचा है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 2 पे +2 हो जाएगा और इस पे -2 है। दैट मीन्स ये बनेगा H2CO3। रुकिए रुकिए, आप मत बोलना कि CO2 और H2 बोला। देखो बच्चों यहाँ पहले कार्बोनेट बनता है, पहले क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है ना, H2 कार्बोनिक एसिड बनता है, लेकिन यहाँ पे एसिड वापस क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, हीट करेगा ना, तो कितने हाइड्रोजन, 2, कितने ऑक्सीजन, 3, तो और एक कार्बन, तो ये ऐसे बनेगा। इसको तोड़ेंगे ना तो देखो CO3, कितना हाइड्रोजन, 2, 2, ऑक्सीजन कितने, 3, 1 4, 3, कितना हो गए, और सॉरी ये CO2, 2 और 1 3, और ये 3 हो गए। कार्बन कितना, 1 है। तो H2CO3 ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसको वापस हीट करेंगे तो आपको तो यही मिलेगा ना, यहाँ से तो यही मिलेगा H2CO3। तो आप तो बोलोगे ये तो H2CO3, ये इतना स्टेबल नहीं होता है, इसके अंदर हीट और इसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, तो H2O और प्लस CO2 गैस इसमें से निकलेगी। तो एसिड की रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी है, धातु कार्बोनेट के साथ कर दी है। और सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना, कोई सा भी हम जो एसिड है वो ले सकते हैं और कोई सा भी हम बेस ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4। क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, H2SO4 सॉरी H2SO4 रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हम जिंक के साथ, किसके साथ करेंगे, जिंक कार्बोनेट के साथ, क्योंकि देखो ये अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, धातु कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, Zn रखता है +2 चार्ज और कार्बोनेट रखता है -2 चार्ज।
क्लियर है। अब ये मेटल कार्बोनेट, जिंक क्या है, मेटल है, ये कार्बोनेट है, ये H2SO4 है। अब इनके टुकड़े करके देखो, इनके टुकड़े करेंगे तो देखो 2H प्लस प्लस सल्फेट -2, ठीक है। और इसके टुकड़े करेंगे तो कैसे, जिंक कैसा देगा, +2 चार्ज रखता है जिंक, और ये देगा कार्बोनेट CO3-2। क्लियर है। अब जिंक पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बना, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट क्या है बच्चों, लवण है, सॉल्ट है। क्लियर है। और ये क्या है, H2CO3 बना, तो H2CO3 का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं, अपने को पता है ये H2 है और ये CO3 है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, इसको हीट देके अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, H2O प्लस CO2 गैस, ये भी CO2 गैस, ये फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है। तो किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं तो साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से यदि हम यहाँ पे किसी की भी रिएक्शन करेंगे कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की, तो आपको सॉल्ट बनेगा। अब ये सॉल्ट पूछ ले, कभी ऐसे पूछेगी कौन किस किस से मिलकर बना है बच्चों सॉल्ट, तो देखो, क्योंकि सॉल्ट कब किससे मिलकर बना होता है, एसिड और बेस से। तो यहाँ एसिड क्या रहा होगा, सल्फेट देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए H2SO4। कोई भी मेटल दिमाग में आता ही आपको पता हो जाना चाहिए ये बेस है, मतलब ये Zn, ये +2 चार्ज रखता है, और OH कैसा चार्ज रखता है, -1 ही तो रखता है, जिंक +2 रखता है, इसका मतलब इसको डबल कर दो, ठीक है। इनको रिएक्शन की तो ये कैसे टूटा, Zn +2 2OH-, आपको ऐसे रिएक्शन करनी आनी चाहिए, तभी आप साइंस के अंदर रिएक्शन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये +2 है, इसको क्या चाहिए, -2, ये जिंक सल्फेट बन गया, और ये वाटर। तो इसका मतलब कभी भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2O। तो हमने एसिड क्या लिया बच्चों, H2SO4, बेस क्या लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना बच्चों, ZnSO4, और पीछे क्या बचा, 2OH और 2H, तो 2H2O कर दो, पानी खत्म। तो आपको ये सारी चीजें हैं, कोई भी साल्ट दे दिया तो उसको टुकड़े करके देखो कि वो कौन कौन से एसिड से और कौन कौन से बेस से मिलकर बना है। रिएक्शन, अम्ल की रिएक्शन धातु कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट के साथ कर दी जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा। अब करते हैं, बाई कार्बोनेट किसको बोला है, HCO3- को क्या बोला जाता है बच्चों, बाई कार्बोनेट। क्लियर है। अब कोई सा भी एसिड लो, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन करते हैं कि H2, हमने एसिड क्या ले लिया, H2SO4, क्या लिया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मेटल बाई कार्बोनेट, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या लिया बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्योंकि ये -1 चार्ज रखता है, ये +1 रखता है, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करोगे तो आपको प्रोडक्ट अपना बनना आ जाएगा। ये देखो, ये सल्फेट -2 और एक हाइड्रोजन +1 देता है, 2 कितना देगा, +2, इसके टुकड़े करो, इसका बनेगा Na++ बाई कार्बोनेट माइनस। अब इस प्लस को क्या चाहिए, माइनस, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि इसके पास +1 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, तो क्या करे, इसको क्या कर दे, इसको 2 से इंटू कर दे, इसको क्या कर दे, 2 से इंटू कर दे, तो ये बाई कार्बोनेट भी 2 हो जाएगा और सोडियम भी 2 हो जाएंगे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये क्या बन गया, 2 सोडियम और 1 सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे Na2SO4, Na2SO4 जो क्या बन गया, साल्ट, इसको क्या बोलेंगे, साल्ट। क्लियर है। अब पीछे क्या बचा, इसमें 2 हाइड्रोजन, ये कार्बोनेट, ये H+ और ये बना वही H2CO3, और आपको पता है H2CO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता प्रोडक्ट, CO2 और H2, दैट मीन्स ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, जो सॉल्ट H2O ये लिक्विड फॉर्म में है ना, और CO2 ये गैस फॉर्म में है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको डिसोशिएट करना आना चाहिए कि ये कार्बोनिक एसिड है, और जैसे इसको हीट करेंगे इसमें से H2O और CO2 क्या होगा, रिमूव होगा। ये बाई कार्बोनेट की रिएक्शन है, मतलब अम्ल रिएक्ट करता है धातु बाई कार्बोनेट से, तो लवण और H2O प्लस CO2 बनाता है।
एसिड रिएक्शन कर रहा है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और ये भी क्या बनाता है, यही बनाता है सॉल्ट प्लस H2। क्लियर है? ये सबसे लास्ट वाली रिएक्शन थी, फोर्थ नंबर वाली। क्लियर है? अब देखो, या मेटल ऑक्साइड ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो अंडरस्टूड है इधर सॉल्ट बन रहा है, अंडरस्टूड है ये बेस होगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड कभी भी मिले तो आपको हमेशा बताना ये बेसिक ही होती है। ये कैसी होती है बच्चों? ये बेसिक होती है। अब देखिए, यह चीज आपको क्या रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यदि मेटल के साथ कोई ऑक्साइड आ जाए तो वो कैसा नेचर रखता है, वो बेस वाला नेचर रखता है, बेसिक नेचर रखता है। क्लियर है? लेकिन यदि नॉन मेटल आ जाए, कौन? नॉन मेटल आ जाए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब ए धातु, ए धातु ऑक्साइड। ठीक है? ये देखो बच्चों, दोनों मीडियम के लिए रहेगा ताकि दोनों को कोई कोई दिक्कत नहीं हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना जरूरी है। क्लियर है? तो ये धातु ऑक्साइड, ये ए धातु ऑक्साइड जिसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये एसिडिक भी काम कर सकता है और ये न्यूट्रल बोले तो उदासीन का भी काम कर सकता है। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ये आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए। मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह काम करेंगे, एसिडिक भी कर सकते हैं और न्यूट्रल भी काम कर सकते हैं। अब देखिए, यहां हमने रिएक्शन की एसिड की, किसकी रिएक्शन की? एसिड की रिएक्शन की मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया HCl, मैंने क्या लिखा, क्या लिखा? HCl। और मेटल ऑक्साइड कोई सा भी ये मेटल ले लो, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम चार्ज कितना रखता है, +2, ऑक्साइड कितना रखता है, -2, दैट मीन्स ये कैल्शियम ऑक्साइड हुआ। कोई दिक्कत, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब देखिए इसके टुकड़े करेंगे तो ये कैसा बनेगा, देखो कैल्शियम +2 प्लस ऑक्सीजन -2 जैसा अभी लिखा। HCl के टुकड़े करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा। प्लस को क्या चाहिए बच्चों, माइनस, लेकिन दिक्कत क्या आई कि +2 तो इसका मतलब ये तो -1 ही है, तो इसका मतलब इस पूरे को किससे इंटू कर दे, 2 से कर दो बच्चों, तो ये 2Cl। एक क्लोरीन पे -1 है तो 2 क्लोरीन पे -2 हो जाएगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है? अब पीछे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये H2। ये आपको पता होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर में रखते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसके अंदर, कि मैंने ले लिया H2SO4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया जिंक ऑक्साइड। जिंक क्या है, धातु, जिंक क्या है, मेटल, और इसकी रिएक्शन अब हमने किसके साथ कर दी, एसिड के साथ। तो आप देखिए जिंक कितना चार्ज रखता है बच्चों, Zn+2, ऑक्सीजन कितना रखता है, -2, इसको तोड़ो 2H प्लस प्लस सल्फेट माइनस, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, माइनस को क्या चाहिए, प्लस। क्लियर है? ये अपने साथ तो पहले थे ही ना, है ना, अपने घर के मेंबर तो थे ही, लेकिन अपने को दूसरों से भी तो रखना है, तो पॉजिटिव को माइनस चाहिए और नेगेटिव को प्लस चाहिए। अब देखो ये दोनों का चार्ज सेम है, कुछ चेंज नहीं करना, ये बन गया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है बच्चों, साल्ट है। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, 1, ये H2O बन गया। क्लियर है? कोई डाउट है इधर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सबको सेपरेट सेपरेट बताया, ऐसा नहीं बताया कि जिंक सल्फेट के साथ जाएगा और H2 ऑक्सीजन के साथ। आपको सबको काट काट के इतना काटा पिटी की, है ना, इतना काटा बेचारों को कि तुम्हें समझ में आ जाए, इसलिए इनको काटा बेचारों को। ठीक है, ये हो गया, ये जिंक सल्फेट बन गया। इसका मतलब मेटल की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ किया तो साल्ट प्लस H2 बन गया। क्लियर है? ये हमने सारी सॉल्ट की इसकी एसिड की रिएक्शंस की है। अब हम करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक अम्ल की जितनी रिएक्शंस थी हमने अम्ल के साथ रिएक्शन किया, अब हम किसकी बात करेंगे, बेस की। बेस यदि धातु के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, ठीक है, ये मुद्दा है। क्लियर है? अब देखो मैंने ले लिया यहाँ पे NaOH,
बेस क्या है NaOH, मैंने बोला ना ये सारे बेसिक है, ये सारे एसिडिक है, इनके साथ OH लगा दो। क्लियर। अब मैंने यह मेटल ले ली भैया, कौन, जिंक। मेटल क्या ले ली, जिंक। तो ये बोल रहा है कि जब भी क्षार धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण, और क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। बताया था वहां पे, क्या बताया था, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव सॉल्ट प्लस H2। अब देखिए इधर, अब इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े किए तो Na प्लस बना, OH माइनस बना। ये मेटल है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखती है, जिंक हमेशा +2 की फॉर्म में रखता है। प्लस को क्या चाहिए, माइनस। लेकिन दिक्कत क्या आई बच्चों, इसमें दिक्कत ये आई कि ये -1 चार्ज है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन दो से इंटू कर दो, 2H माइनस हो गया। अब यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको याद ही रखना है बेटो, सोडियम Na2 ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। जिंगो है वो, झींगा खराब होना है, सोडियम जिंकेट। अब झींगा नहीं कहनो, कई कहनो है जिंकेट और जिंकेट। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है, सोडियम जिंकेट वाली, और इसको आपको स्पेशली क्या करना है, ध्यान रखना है। और साथ में इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अब देख लो, अब देखो कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ही है, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने सोडियम, 2 सोडियम, जिंक कितना, 1। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसको क्या बोला, सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट क्या है, एक सॉल्ट है, इसका ध्यान रखना, सोडियम जिंकेट इज ए सॉल्ट, लवण। और ये बेस की रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है। और वरना बच्चा यहाँ पे क्या करता कि प्लस वाला है माइनस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता, ये गलत हो जाता बच्चों यहाँ पे। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी, यहाँ पे तो 2 सोडियम, सोडियम मिल जाता, ये गलत रिएक्शन, ये प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट मिला है सोडियम जिंकेट। क्लियर है। अब दूसरी रिएक्शन किसकी करेंगे, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई बेस की। अब सेकंड रिएक्शन है कि क्षार जो है वो किसके साथ करेगा, ए धात्विक, ए धातु, धात या नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड या ए धातु ऑक्साइड, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा ना, तो भी ये क्या बनाएगा, लवण प्लस H2O। अब देखते हैं, आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा किसकी तरह काम करता है, बेसिक। लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा बच्चों, ये करेगा एसिड की तरह भी, और न्यूट्रल भी हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो रिएक्शन सारी इजी लगेगी, वरना रिएक्शन बहुत हार्ड लगेगी, और हार्ड नहीं है, आपको एक एक चीज बताइए मैंने। क्लियर है। अब देखो, ए धातु ऑक्साइड हुआ तो ए धातु ऑक्साइड हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ तो किसकी तरह काम, यदि यहाँ पे बेस दिया तो अंडरस्टूड है वो किसकी तरह काम करेगी, एसिड की तरह। किसकी तरह काम करेगी बच्चों, एसिड की तरह। तो ये वो रिएक्शन नहीं हुई कि एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा तो सॉल्ट और H2 बना रहा, अरे कहानी तो वही है, बस आपको थोड़ा तोड़ फोड़ करनी आनी चाहिए, है ना। अब देखो रिएक्शंस करते हैं, हमने यहाँ पे बेस ले लिया, कौन सा बेस, कोई भी ले लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। देखो मेटल ये सारी है, ठीक है, नॉन मेटल जैसे कार्ब, CO2 क्या है, एक गैस है, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये कैसी हो गई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बोला NaOH यदि CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों क्या बनाएगा, आपको पता रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है कि इसको तोड़ते हैं, ये कैसा बनेगा, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी बेस के साथ CO2 रिएक्शन करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, क्या बनेगा, Na2CO3। और ये तो हमने बोला कि भाई ये सॉल्ट है। अब देखो अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ। देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। अब सोडियम, 2 सोडियम ले लो तो 2Na 2OH, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, Na2CO2 था, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया। अब ऑक्सीजन कितने थे बच्चों, 2 ऑक्सीजन थे ना, मतलब 2 से इंटू क्या, 2OH माइनस। अब देखो
Na2CO3 ये क्या है? सॉल्ट है। अब पता करेंगे ये कैसे बना। देखो, सोडियम देखते ही अपने को क्या करना है? सोडियम देखते ही अपने को क्या पता करना है? OH लगा दो। ठीक है, 2 सोडियम है, Na2 है तो 2 ऐसे कर दो, प्लस CO3 देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि H2CO3 की बात करें, ये भी क्या है? कार्बोनिक एसिड है, ये भी अम्ल है, तो ये लिख दिया यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? तो कार्बोनिक एसिड है तो ये कैसे टूटेगा? 2H प्लस प्लस कार्बोनेट -2, ये कैसे टूटेगा? 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस। अब देखो बच्चों ये कैसे जाएगा? प्लस को क्या चाहिए? माइनस, माइनस कौन है? ये, तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3। ये देखो, आपको सारी रिएक्शंस ऐसे पता होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए सेपरेट सेपरेट आयंस बना के किए ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो ये चीजें हो गई कि मेटल के साथ बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस H2 बनाता है, बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है? लवण प्लस बोले तो सॉल्ट प्लस H2। ये आपके एसिड और बेस की रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।